2011 पुष्पगिरी में विशाल स्तर पर आयोजित पंच कल्याणक महामहोत्सव की विराट तैयारियां, गुरुदेव के सभी शिष्यों का उनकी आज्ञा और आदेश का पालन करते हुए क्रम क्रम से पुष्पगिरी में मंगल प्रवेश। मैं भी दिल्ली चातुर्मास करने के पश्चात पुष्पगिरी के लिए विहार करते हुए आदिश्वर धाम में पंच कल्याणक करवाकर कोटा आदि नगरों से होते हुए मक्सी से चौबारा और चौबारा से सोनकच्छ तक आ चुका हूं, क्योंकि एक ही भावना है कि प्रवेश हो तो अच्छे से अच्छे तरीके से। इसीलिए पूरा फोकस मंगल प्रवेश पर। सोनकच्छ की समाज पूरी तरह से मंगल प्रवेश करवाने के लिए तत्पर है। इंदौर, उज्जैन आदि से बस ही बस लगी है। इतने लोग की पूछो मत। मेरा सोनकच्छ से विहार प्रारंभ होता उससे पहले लोगों का तांता लग गया सोनकच्छ। अलग ही प्रकार का माहौल, अलग ही प्रकार का उत्सव। बैंड ढोल धमाके, दुनिया भर की ना जाने क्या क्या तैयारियां लोगों ने की। बस गुरुदेव का प्रवेश शानदार होना चाहिए। और जैसा भक्तों ने सोचा उससे 21 तैयारी थी। कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी। बस 2 दिन तक सोनकच्छ में प्रवास रहा। वहीं पर क्षुल्लक प्रगल्भ सागर जी महाराज वो आ गए। मैंने उनको सोनकच्छ में ही ऐसा ज्ञान गणित दिया कि जिन्होंने मुनि बनने का सोचा भी नहीं था, वो उन्होंने मेरी बात मान करके पुष्पगिरी आकर के श्रीफल चढ़ाया और उसी पंच कल्याणक में दीक्षा ली। संबोधन देना पड़ता है, समझाइश देनी पड़ती है। सही तरीके से सही समय पर यदि सही ज्ञान मिल जाए तो व्यक्ति के वैराग्य में वृद्धि तो होती ही है, संयम में भी वृद्धि हो जाती है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। वे क्षुल्लक से मुनि बन गए। वो सोनकच्छ में ही सारा काम हो गया था। सोनकच्छ से दोपहर में चला। तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इतना लवाजमा था, इतनी भीड़ थी
वो 5 किलोमीटर कब कहां से निकल गए। हम वहां से चले, गुरुदेव यहां से उत्सुक है। जो साधु संत पहले आ चुके हैं, गुरुदेव उनके साथ सिर्फ मेरा प्रवेश और मेरे पश्चात तरुण सागर जी महाराज भर बाकी थे, बाकी सभी साधु संत आ चुके थे। मैं दिल्ली से आया था एक लंबी यात्रा करके। तो यहां पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, अरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, प्रबल सागर जी और जो महाराज जी थे, सभी लोग आगवानी में नीचे यहीं पर शानदार तरीके से गुरुदेव अपने पूरे संघ के साथ आए। प्रज्ञा सागर जी अपने पूरे भक्तों के साथ आए। पुष्पगिरी के नीचे तलहटी पर ही गुरु शिष्य का एक भावपूर्ण मिलन हुआ। अद्भुत वह दृश्य था, अद्भुत वह नजारा था। उस समय के यदि फोटो वीडियो उपलब्ध हो जाए तो वह देखने के लायक कि ऐसा भी प्रवेश हो सकता है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं ऊपर आया, गुरुदेव मुझे साथ लेकर के आए। गुरुदेव की विशेषता है, वे करुणा निधान है, वात्सल के जीते जागते रूप है। स्वागत सत्कार तो करते हैं, लेने तो जाते हैं, लेकिन इतना प्यार लुटाते हैं कि सामने वाला पूरी तरह से उनमें समाहित हो जाता है। और वही किया उन्होंने। गुरुदेव के प्रमुख शिष्यों में एक नाम है मेरा भी, क्योंकि तरुण सागर जी के बाद ही मेरा नाम आता है। बचपन से हमने उनके चरणों की सेवा की, उनके चरणों में बैठ करके सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ किया है। और प्रारंभ से ही उनके प्रेम को प्राप्त किया। बहुत ही शानदार तरीके से मंगल प्रवेश हुआ। सभी लोग उस प्रवेश को देखते रह गए कि यार वाकई में प्रवेश हुआ है। क्योंकि पंचकल्याणक तो ऐतिहासिक होना ही था, लेकिन एक सबके साथ था कि भाई सबके मंगल प्रवेश अच्छे से अच्छे हों, क्योंकि इन सब चीजों का मैसेज पूरे देश में बहुत अच्छा पहुंचता है। और सारा खेल मैसेज का है। आप कितना अच्छा मैसेज दे सकते हैं, वो मैसेज ही आने वाले उत्सव को महोत्सव बनाने में कारण बनता है। लोगों को लगता है यार मंगल प्रवेश यदि ऐसा हो रहा है तो फिर पंचकल्याणक में कैसा होगा। कुछ भी हो, एक बार तो पंचकल्याणक में आएंगे। बस जो लोगों के दिमाग में ये बात फिट करनी है वो फिट हो गई, तो अब इसके बाद आपको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। आप उसे दिखा दो, वो अपने आप दौड़ दौड़ करके उसमें आएगा। और वही हुआ। वैसा पंचकल्याणक ना भूतो ना भविष्यति जो 2011 में हुआ, वो सा पंचकल्याणक कभी नहीं हो सकता। कितने भी कर लें वैसा नहीं हो सकता। जहां संपूर्ण संघ का समागम है, संपूर्ण संघ का सहयोग है, सबकी उपस्थिति है, वो महत्वपूर्ण है। बस मंगल प्रवेश हो जाने के पश्चात प्रक्रिया आगे बढ़ी। तकरीबन 3-4 दिनों के बाद तरुण सागर जी का मंगल प्रवेश हुआ। वो भी सोनकच्छ से हुआ। और सोनकच्छ वाले जब हम दोनों का चातुर्मास करवा करके खड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ पूरी तरह से पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। और उसी तरह के बहुत शानदार तरुण सागर जी का प्रवेश और उनके प्रवेश होने के बाद मंगल प्रवेश की प्रक्रियाएं पूरी हो गई। अब पूरे साधु संत हम इकट्ठे हो गए। हमारे पास दूसरों के लिए टाइम ही नहीं है।
लोग हमें आहार में जाते हुए, प्रवचन में जाते हुए, प्रवचन से आते हुए, जंगल जाते हुए देख करके दर्शन वंदन कर लें, बस उतना ही समय लोगों के लिए है। बाकी हम लोग आपस में कभी मेरे कमरे में, कभी तरुण सागर जी के कमरे में, कभी प्रसन्न, सब आपस में एक दूसरे कमरे में वहीं बढ़े। पता लग गया 4 वहां बैठे हैं तो दूसरे 4 का मन ही नहीं लगेगा कि चलो भाई, सब लोग उठ उठ करके वहां पर। और गजब का ही आनंद था। तरुण सागर जी महाराज, उनका हाथ पकड़ करके उनको सहारा दे करके लेकर के जाना, बीच में तरुण सागर जी एक तरफ, मैं एक तरफ, प्रसन्न सागर जी उनको सहारा दे के लेके जा रहे, उनके साथ आहार करना, उनके साथ वह प्रक्रिया, सब कुछ वो अद्भुत दृश्य था। अनेके जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। और प्रतिदिन पंच कल्याणक आदि में क्रमशः गुरुदेव का एक एक साधु को बोलने का अवसर दिया जाना, सब अपने अपने तरीके से अपना उपदेश देते रहे, बोलते रहे। मैंने ही बोला था उत्तम तप के दिन। उसके बाद तरुण सागर जी की प्रतिदिन संध्या कालीन सत्र में आनंद यात्रा का होना, अद्भुत माहौल था। रात्रि कालीन सत्र में एक से बढ़कर के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का होना, पब्लिक की तो भरमार थी। कितनी भोजनशालाएं बनी थी, ऊपर नीचे यहां वहां, जहां पर चारों तरफ सदावर्त अन्नपूर्णा चालू थी। आओ 17 जाति के लोग आकर के खा रहे थे, कोई कमी नहीं। आवास की व्यवस्था में ऊपर इतने टेंट लगे थे, इतने टेंट लगे थे कि एक से बढ़कर के वीआईपी, वीवीआईपी सब प्रकार के टेंट लगे थे, अटैच वाले टेंट लगे थे, सब कुछ व्यवस्था उसके अंदर थी। गजब ही वो था। यानी कि जिस प्रकार का सपना गुरुदेव ने देखा था, उस प्रकार का वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहां पर संपन्न। खुशी की बात यह है कि उस पंच कल्याणक की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मेरे परम भक्त भाई नवीन जैन गाजियाबाद को गुरुदेव ने प्रदान किया था। ये बड़ी बात थी कि मेरे भक्त को गुरुदेव ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अध्यक्ष का दायित्व उसे प्रदान किया था। सबने अपने अपने तरीके से सहयोग किए थे। किसी साधु ने किसी मूर्ति का स्थापना करवाई, किसी ने कुछ करवाया, सब कुछ करवाया। अपन ने पंच कल्याणक का अध्यक्ष बनवाया। क्या कि भाई सारथी कौन बनेगा, तो नवीन जैन बन करके इस पंच कल्याणक का नेतृत्व करेगा। और उसने उसका नेतृत्व किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। जो सहयोग उससे कहा गया वह सहयोग उसने उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रदान किया। और अपने आप में अविस्मरणीय पंच कल्याणक पुष्पगिरी में संपन्न हो गया। अब सभी साधु संतों के जाने का समय आ गया क्रमशः। मुझे तो कहीं ज्यादा दूर जाना था नहीं, उज्जैन ही जाना था। कहां जाना था? तपोभूमि। परंतु तपोभूमि जाने से पहले मैंने गुरुदेव से वचन ले लिया कि गुरुदेव इस बार का मस्तकाभिषेक आपके सानिध्य में होगा। अपने गुरुदेव तो भोलेनाथ बोल दिया, बस इतने तो बुलवाना था। सबके सामने उन्होंने इतना स्वीकार कर लिया। मैं उस गृह से विहार करके तपोभूमि पहुंचा। गुरुदेव को मैंने आमंत्रित किया और 2011 का मस्तकाभिषेक गुरुदेव की पावन उपस्थिति में टावर में हमने उनका शानदार स्वागत अभिनंदन किया। उज्जैन का टावर एक हृदय स्थल है, वहां पर भगवानी की बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया। वहां से तपोभूमि लेकर के गए।
गुरुदेव की निश्रा में, गुरुदेव के सानिध्य में तपोभूमि का मस्तकाभिषेक आयुत हुआ। गुरुदेव ने अपना पूरा समय प्रदान किया। भगवान महावीर स्वामी के चरण में जहां पर पहले मैं बैठ करके अपना प्रवचन देता था, वहीं एक तरफ मैं बैठा पास, एक तरफ गुरुदेव बैठे भगवान के नीचे। वहां बैठ करके गुरुदेव ने जो उपदेश और जो संदेश दिया, वो आज भी उसके संदेश के कुछ पॉइंट्स हमारी उज्जैन की डॉक्यूमेंट्री में है, उसमें सम्मिलित है। बहुत ही अच्छा आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया। और वहां से वापस विहार करके वो पुष्पगिरी आ गए। इस तरीके से पुष्पगिरी का पंचकल्याणक अपने आप में ऐतिहासिक रहा। और गुरुदेव के आ जाने से 2011 का महामस्तकाभिषेक भी अपने आप में सदैव स्मरणीय हो गया कि गुरुदेव भी तपोभूमि आकर के मस्तकाभिषेक में सम्मिलित होकर के अपनी उपस्थिति और अपना आशीर्वाद प्रदान करके गए। तो इस तरह से यह सारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। अब समय को गुजरते देर नहीं लगती। इसी कारण से मैं इंदौर, उज्जैन आदि स्थानों पर यूं विहार आदि करते करते वापिस चतुर्मास करना था। तपोभूमि के बहुत सारे काम अभी भी शेष थे, क्योंकि मैं तो उन लोगों में से हूं जो काम हो जाने के पश्चात भी लगता है कि अभी कुछ ना कुछ नया पुराना लग रहा है कि कोई काम नहीं, चलो इसी को उखाड़ के फिर से नया करो। लेकिन चलते रहना चाहिए। तो ऐसा काम करने का एक अलग आनंद रहता है। तो मुझे लगा कि एक चातुर्मास इस साल तपोभूमि को और चाहिए। तो मैंने 2011 का चातुर्मास तपोभूमि में ही करने का निश्चय किया। अब 2011 का चतुर्मास तपोभूमि में करना है तो कुछ अलग हट करके करने की भावना। तो इस बार विचार किया कि चतुर्मास तो तपोभूमि में करेंगे, लेकिन कलश प्योर सोने का स्थापित करेंगे। क्या? शुद्ध सोने का, भले वो इतना सा करें। तो ये जब मेरे दिमाग में कोई बात आ जाती है तो फिर वो होकर के रहती है। दिमाग में आ गया कि सोने का कलश बनेगा और सोने का कलश स्थापित होगा। 2 हाथी सोने के, उस पे बराबर सूंड और उस पे कमल सोने का, कमल सोने के ऊपर सोने का कलश। ऐसी डिजाइन मैंने बनवा करके भेज दी कि भाई जयपुर सोने के कलश बनाओ, और उसकी तैयारियां होने लगी। अब 2011 का चतुर्मास होना है, मंगल प्रवेश होना है। किस प्रकार से मंगल प्रवेश होगा, चतुर्मास होगा, ये सब बातें यदि मैं आज ही बता दूंगा तो फिर कल क्या बताऊंगा। इसलिए कल तक के लिए इंतजार करिए। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महादेव।